हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है 10 और चैप्टर नंबर जो 5 हमारा चल रहा है 12th बायो का, उसी में आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 10। और आज के लेक्चर बहुत छोटा सा है आज का लेक्चर। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में हम केवल बात करेंगे मानव में लिंग निर्धारण की। और अब हम पार्ट के दी एंड की तरफ बढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम बात करते हैं मानव में लिंग निर्धारण। तो सबसे पहले हमने कल क्या देखा कि लिंग निर्धारण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार से हो सकता है। मैं एक बार टाइप लिख देता हूँ, कितने टाइप का था, कितने टाइप्स का था लिंग निर्धारण। सबसे पहले हमने बात की X0 या X0 XX टाइप का। दूसरा हमने देखा था XY XX टाइप का। तीसरा हमने देखा था ZW ZZ टाइप का। और इसके बाद हमने देखा था अगुणित द्विगुणिता। इन सब के हमने एग्जांपल्स भी देख लिए थे, किसमें किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। आज हम बात करेंगे मानव की। तो मानव में हमने देखा, कल एग्जांपल में लिखा था कि मानव में और ड्रोसोफिला में, मानव और ड्रोसोफिला में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो XY XX प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है इसमें। यानी कि अब मानव की बात करेंगे हम, केवल किसकी बात करेंगे? मानव की केवल बात करेंगे। तो मानव में एक तो नर होगा, एक मादा होगी। मानव में बात करें तो एक नर और एक मादा। अब देखिए इसमें नर क्या होता है? नर विषम युग्म की होता है। नर क्या होता है? विषम युग्म की होता है। और मादा सम युग्म की होती है। मादा कैसी होती है? सम युग्म की। इसका मतलब क्या है? विषम युग्म की का मतलब है ये 2 प्रकार के या एक प्रकार से ज्यादा प्रकार के क्या बनाता है? युग्मक गैमीट्स बनाता है। तो 2 प्रकार के क्या बनाता है? युग्मक का निर्माण करता है। जबकि मादा सम युग्म की होती है। इसका मतलब है कि यह केवल एक ही प्रकार के युग्मकों का निर्माण करती है। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है मानव में। तो देखिए, इसको मैं हटा देता हूं, इतनी बात हमने कल के लेक्चर में कर ली थी। अब देखो मानव में क्या होता है। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं जिनको अंग्रेजी में। तो मानव की प्रत्येक सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी यानी कि 44 गुणसूत्र और एक जोड़ी कौन से होते हैं? यानी कि 2 गुणसूत्र। 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम यानी कि अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 44 होते हैं या 22 जोड़ी होते हैं। जबकि जो एक जोड़ी गुणसूत्र है जिनको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, इनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, यानी कि लिंग गुणसूत्र। क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में बात की है। क्योंकि ये लिंग गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, इसलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। जबकि अलिंग गुणसूत्र जो नर और मादा की प्रत्येक सेल में संख्या में भी समान होंगे और इनमें कोई चेंजेस नहीं आते। ये सेम प्रकार के होते हैं, चाहे नर हो या मादा हो। लेकिन जो एक जोड़ी X और Y और XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ये नर और मादा में अलग अलग होते हैं। अब ये नर और मादा में क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, नर और मादा। 22 जोड़ी तो दोनों में, चाहे नर हो या मादा हो, दोनों की सभी कोशिकाओं में इनकी संख्या भी सेम होगी और इनमें कोई चेंज नहीं आता, ये सेम होते हैं। लेकिन जो लिंग गुणसूत्र हैं, जो एक जोड़ी यानी कि 2 हैं, वो नर और मादा में अलग होते हैं। नर में तो XY होता है, जबकि मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। तो अब मैं देखिए इनका लिंग निर्धारण करके बताता हूँ एक फ्लोचार्ट के द्वारा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले तो, कि 22 जोड़ी तो हमें अलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारी प्रत्येक सेल में, और एक जोड़ी यानी कि 2 गुणसूत्र कैसे होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। और हमने कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि हमारे मानव शरीर में अगुणित कोशिका कौन सी है। तो देखिए, अगर हम बात करें नर की, तो नर में शुक्राणु जो है, नर में शुक्राणु स्पर्म जिसे कहते हैं, ये अगुणित सेल है। और अगर मादा की बात करें तो मादा में अंडाणु, ओवम या एग सेल जिसे कहते हैं, ये दोनों ही कैसी कोशिकाएं हैं? ये दोनों ही अगुणित कोशिकाएं हैं। और ये दोनों आंसर अगर कहे मानव में अगुणित कोशिकाओं के नाम लिखिए,
मानव में अगुणित कोशिकाओं के नाम लिखिए, तो शुक्राणु और अंडाणु। अगर कहे नर में अगुणित कोशिका का नाम तो शुक्राणु और मादा में अगुणित कोशिकाओं का नाम तो अंडाणु। अब चलिए लिंग निर्धारण करते हैं। 46 गुणसूत्र में से देखिए, अब मैं क्या करता हूं, नर लेता हूं और मादा लेता हूं। नर में 44 प्लस कितने होंगे, एक्स वाई, हो गए 46 गुणसूत्र, 44 प्लस एक्स वाई। और मादा के लिए मैं जीनोटाइप क्या लिखूंगा, 44 प्लस एक्स एक्स, क्या लिखेंगे, यानी कि ये ऊपर तो है हमारे जनक और ये है जनकों का जीनोटाइप, ये क्या है, जनकों का जीनोटाइप। अब नर और मादा दोनों के द्वारा क्या बनाए जाएंगे, युग्मक बनाए जाएंगे। तो इसके द्वारा जो युग्मक निर्मित होंगे उनको मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या होंगे, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यानी कि 44 का आधा 22 प्लस एक्स और वाई में से एक आएगा इधर, यानी कि 22 प्लस एक्स और इधर बनेगा 22 प्लस वाई, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 22 और 22 44, एक्स और ये वाई। इसी प्रकार इसके द्वारा जो युग्मक बनाए जाएंगे वो केवल एक ही प्रकार के होंगे, 22 प्लस एक्स। जब युग्मक सेम प्रकार के बने, चाहे 10 बने, 2 बने, 5 बने, कितने भी बने, एक ही बार लिखना है, हमें एक ही बार लिखना है। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा जो भी युग्मक बनेंगे वो 22 प्लस एक्स गुणसूत्र वाले ही होंगे। यानी कि प्रत्येक युग्मक में कितने गुणसूत्र होंगे, 22 और 1 23 गुणसूत्र होते हैं। इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे युग्मक, गैमीट्स, इनको क्या कहेंगे, युग्मक। अब देखिए, अगर मानव की ऐसा शुक्राणु, अगर यानी कि मानव क्या कर रहा है, 2 प्रकार के शुक्राणु बना रहा है। मानव क्या कर रहा है, मानव में 2 प्रकार के शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। एक शुक्राणु वो है जिनमें एक्स गुणसूत्र है और दूसरे प्रकार के शुक्राणु कौन से हैं, जिनमें 22 गुणसूत्र हैं। जबकि मादा द्वारा केवल एक ही प्रकार के अंडाणुओं का निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, कैसे लिंग का निर्धारण होता है कि बनने वाला जो युग्मनज आगे जाके भ्रूण में जब कन्वर्ट होगा तो वो भ्रूण नर होगा या वो भ्रूण मादा होगा, इसका कन्वर्ट कैसे होता है। तो जब एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु किसका निषेचन करे, एक्स गुणसूत्र युक्त अंडाणु का। एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु किसके साथ मिले, एक्स गुणसूत्र युक्त अंडाणु से मिले, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 22 और 22 44 प्लस एक्स और एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स। ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन मादा के लिए, यानी कि ये जो बनने वाला शिशु होगा या भ्रूण या युग्मनज होगा वो मादा शिशु होगा। और जब इसी अंडाणु का निषेचन अगर किससे हो जाए, बाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु से हो जाए, तो यहां पर 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। और ये कौन है, ये है नर शिशु, ये कौन है, नर शिशु। यानी कि किसी भी, यानी कि निषेचन की क्रिया में नर और मादा, यानी कि जो बच्चा है उसका लिंग निर्धारण कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। यानी कि नर शिशु भी हो सकता है और ये मादा शिशु भी हो सकता है। दोनों के बनने की प्रायिकता कितनी होगी, 50-50% होगी। ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। कैसे डिफाइड इसको निश्चित किया जाता है, तो ये चार्ट है हमारे सामने। इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे संतति, इनको क्या कहेंगे, संतति। तो नर और मादा का बनना इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। 46 क्रोमोसोम प्रत्येक कोशिका में होते हैं। जब इनके द्वारा युग्मक बनाए जाते हैं, हमारे शैल में जब युग्मक बनाई जाती हैं, तो क्या होगा, दोनों युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाएगी, 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। इधर मादा द्वारा एक ही प्रकार के अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है जो है 22 प्लस एक्स। अब जब 22 प्लस एक्स युक्त यानी कि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु को द्वारा किसको निषेचित किया जाए, एक्स गुणसूत्र युक्त अंडाणु को, तो जो बनने वाला भ्रूण होगा वो मादा शिशु का होगा, मादा होगा। और जब इसी अंडाणु का युग्म निषेचन अगर किसके द्वारा कर दिया जाए, बाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु द्वारा हो जाए, तो फिर कौन बनेगा, नर शिशु का निर्माण होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था किसके ऊपर, ये था हमारा मानव में लिंग निर्धारण। इस प्रकार से मानव में लिंग निर्धारण होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मानव के लिंग निर्धारण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण क्या, किसकी भूमिका होती है। जो बनने वाला जो बच्चा नर होगा या मादा होगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। सबको आंसर आ गया होगा, नर द्वारा। किसके द्वारा, नर द्वारा। क्यों, क्योंकि मादा हमेशा चाहे नर बने या मादा बने, यानी कि बालिका या बालक के बनने का निर्धारण नर ही कर सकता है, क्योंकि मादा द्वारा केवल एक ही प्रकार के अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है, जबकि नर द्वारा कितने प्रकार के शुक्राणुओं का, 2 प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। अगर इस अंडाणु से एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु मिलता है तो मादा शिशु का विकास होगा, जबकि बाय गुणसूत्र युक्त शुक्राणु का इसके साथ निषेचन होता है तो कौन बनेगा, नर शिशु बनेगा। तो यानी कि
लिंग निर्धारण में किसका? नर का। लिंग निर्धारण में नर का योगदान होता है, नर का योगदान होता है। तो ये हो गया हमारा आज का छोटा सा वीडियो। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं यहां पर कि अब क्या क्या टॉपिक हमारे इस पार्ट में चैप्टर शेष रहा है, क्या क्या टॉपिक्स रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं, और क्या पढ़ना शेष है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने किस किस चीज की रीडिंग कर ली है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेंडल ने हमें मेंडल से संबंधित जो भी परिभाषाएं थी वो सब देख लिया, मेंडल का जीवन परिचय देख लिया। इसके बाद हमने एक जीन की वंशागति देखी, एक जीन की वंशागति यानी कि एक संकर संकरण प्रयोग देखा, दो जीन की वंशागति ये भी हम पढ़ चुके हैं। दो जीन की वंशागति यानी कि इसमें हमने द्विसंकर संकरण प्रयोग किया, इसमें एक संकर संकरण प्रयोग किया। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, मेंडल की सफलता के क्या रीजन थे, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद हमने देखा दो जीन की वंशागति के बाद लिंग निर्धारण ये भी कंप्लीट हो चुका है जितने भी प्रकार के थे। और फिर हमने पढ़ा है मानव में लिंग निर्धारण। तो 1 2 3 4 5 टॉपिक इस चैप्टर के हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। 5 जो अभी 10 लेक्चर बने हैं, 10 लेक्चर में हमने 5 टॉपिक्स को क्लियर कर दिया है। अब क्या शेष बचा है उसके बारे में बात करते हैं। क्या शेष बचा है हमारे पढ़ने के लिए। तो देखिए अब 2-3 चीजें और बची हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले बात करते हैं हम उत्परिवर्तन की। म्यूटेशन एक शेष बचा है, बहुत सिंपल चीज है, म्यूटेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। म्यूटेशन की बात क्या बची है, जैसे उत्परिवर्तन कैसे कहते हैं कि जीवों के डीएनए में या गुणसूत्र में होने वाले अचानक और वंशागत होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, हुगो डी व्रीज ने बताया, जो कि मेंडलवाद के पुनः खोज थे। अभी मेंडलवाद की भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या है मेंडलवाद। उत्परिवर्तन शेष रहा है। उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। उत्परिवर्तन का रीजन कौन होता है, किसके द्वारा उत्परिवर्तन होता है, तो उसको म्यूटाजन यानी कि उत्परिवर्तन जन या उत्परिवर्तन जन कारक भी कहा जाता है। उनके बारे में बात करेंगे, इसी में कर लेंगे उसको। फिर हम देखेंगे उत्परिवर्तन के प्रकार 2 प्रकार का होता है, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो उसको भी हम कहाँ देखेंगे, उत्परिवर्तन में देखेंगे। और फिर हमारा बचेगा आनुवंशिक विकार। और अभी हमने बीच में 2 चीजें छोड़ी भी हैं। क्या चीजें छोड़ी हैं उनको, जिनको सबसे हम बाद में लेंगे। एक तो क्रोमोसोमल सिद्धांत क्यों छोड़ी उसकी भी बात कर लेते हैं, और एक मॉर्गन का प्रयोग। बस ये 4 चीजें और छूटी हैं जो कि हालांकि छोटी छोटी सी हैं। जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उसको दूर कर दूंगा, नो टेंशन। तो एक तो उत्परिवर्तन देखना है, अगला वीडियो जो आएगा वो उत्परिवर्तन के ऊपर आएगा। उसके बाद अगला वीडियो जो आएंगे, शायद 2 वीडियो में उत्परिवर्तन कंप्लीट होगा। कितने वीडियोज में, 2 वीडियोज में उत्परिवर्तन हो जाएगा। आनुवंशिक विकार में शायद 2 या 3 वीडियो इसके बनेंगे, देख लेंगे, और एक वीडियो में इनको खत्म कर देंगे। तो मतलब 4 या 5 वीडियो और आने वाले हैं, इसमें इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब एक बात और कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे उन बच्चों से बहुत आगे निकलने वाले हैं जो अभी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल सो रहे हैं, निश्चिंत होकर सो रहे हैं कि जब स्कूल खुलेंगे, कोचिंग खुलेगी तो हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो बेटा ऐसा कुछ मत सोचो कि जब स्कूल खुलेंगे तब। अभी एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद फिर से मैं एक और चैप्टर लाने वाला हूँ, वो भी खतरनाक है। ये हमारा 5वां चैप्टर है और अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6। उसमें डीएनए आरएनए वगैरह, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है और फिर उस आरएनए से प्रोटीन बनता है, सारी बात करने वाले हैं। इस पार्ट को खत्म करने के बाद इस चैप्टर में मैं एक भी ऐसी हेडिंग नहीं छोड़ूंगा जो 12th के सिलेबस में है लेकिन मैं ना पढ़ाऊँ। सारी हेडिंग में कंप्लीट करने वाला हूं। अभी मैंने बता दिया है कि बीच में क्या छोड़ा है मैंने, ये 2 हेडिंग मैंने छोड़ी है। अब क्यों छोड़ी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इन सब का संबंध कहीं ना कहीं 10th से भी है, 12th से भी है, लेकिन इन 2 टॉपिकों का संबंध केवल 12th से है, केवल 12th से है। इन 2 हेडिंगों का, इन 2 टॉपिकों का संबंध किससे नहीं है, 10th से नहीं है। इसलिए मैंने अभी इनको छोड़ा है क्योंकि 10th वाले बच्चे इन सबको पढ़ रहे हैं, 10th वाले बच्चे इन सबको पढ़ रहे हैं। उत्परिवर्तन भी पढ़ना है और इनका बिल्कुल संबंध नहीं है, लेकिन आनुवंशिक विकार का भी थोड़ा बहुत नाम आता है 10th में, तो इसलिए मैं इनको पहले ले रहा हूं। 2 जो वीडियो बनाऊंगा बाद में वो केवल 12th के लिए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं किधर, अब हम लेंगे मेंडलवाद जो हमने छोड़ रखा है एक,
मेंडलवाद के बारे में बात करते हैं। मेंडलवाद क्या है? देखिए, मेंडलवाद, मेंडलिज्म, मेंडलिज्म ये क्या है कि मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के आधार पर जो नियम दिए गए उनको मेंडलवाद कहते हैं। मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम क्या कहते हैं? मेंडलवाद कहलाते हैं। मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम मेंडलवाद कहलाता है। हमने तीनों नियमों की बात की है। सबसे पहले हमने बात की प्रभाविता का नियम, इसी के अंदर आता है। दूसरा हमने बात की पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का या विसंयोजन का नियम, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और तीसरा हमने बात की जो द्विसंकर संकरण पर आधारित था, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो भी इसी के अंदर आता है। तो तीनों नियम किसने दिए? मेंडल ने दिए। दो नियम एक संकर संकरण के आधार पर दिए और तीसरा जो नियम था वो दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण के आधार पर। अब देखो, मेंडल ने जो अपने निष्कर्ष दिए वो 1865 में प्रकाशित हो चुके थे और 1800 इसके बाद क्या हुआ, 1900 तक इन पर किसी का ध्यान नहीं गया था। 1865 में प्रकाशित हो चुकी थी। उसके बाद देखो इतने साल तक लगभग किसी का ध्यान उनके प्रयोगों के निष्कर्षों पर या उनके जो नियम थे उन पर नहीं गया था। लेकिन 1900 में ऑस्ट्रिया के ह्यूगो डिवरीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, और देखो 1900 की बात कर रहे हैं हम। 1900 में तीन वैज्ञानिक अलग अलग काम कर रहे हैं, है ना। तीन वैज्ञानिक अलग अलग काम कर रहे हैं। यानी कि मेंडल ने 1865 में अपने नियम तो छपवा दिए, अखबार में, उस पत्रिका में निकल तो गई थी, लेकिन 1900 तक इसका ध्यान नहीं गया। अब जैसे ही 1900 आया तो वहां पर क्या हुआ, तीन अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग देशों में बैठकर अपने प्रयोग कर रहे हैं सेम इसी प्रकार से कि जो मेंडल ने अपने नियम प्रतिपादित किए थे वो पूर्णतः सही थे या नहीं थे, उसके बारे में ही चर्चा कर रहे थे। तो तीनों वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, अलग अलग अपने अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले, अरे गलत लिख दिया भाई, ये ऑस्ट्रिया के नहीं थे, ये हॉलैंड के थे। ये कहाँ के थे? ये हॉलैंड के थे। इसको सही कर लेना भाई। हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, इसको सही कर लेना भाई। हॉलैंड के तो ह्यूगो डिवरीज थे और जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस, और जो ऑस्ट्रिया के थे एरिक वॉन शेरमैक। तो ये तीन वैज्ञानिक अलग अलग बैठकर इनको आपस में इनको ये पता नहीं था कि ये भी इसी पर काम कर रहे हैं, ये भी इसी पर काम कर रहे हैं। और तीनों ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए 1900 में, तो जब प्रकाशित हुए तब जाके पता चला कि ये तीनों के नियम सेम थे और तीनों के जो नियम थे वो मेंडल के नियमों के समान आए। तो इन्होंने क्या किया, जो मेंडलवाद तो क्या था, मेंडल द्वारा प्रतिपादित, तो इन्होंने जो नियम दिए बाद में इसको नव मेंडलवाद कह दिया। नव मेंडलवाद। अच्छे आदमी थे क्योंकि खुद का नाम करने के बजाय किसको सपोर्ट कर दिया, मेंडल को, तो बहुत अच्छे आदमी थे। तो हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज, इसको सही कर लेना भाई। हॉलैंड के तो थे ह्यूगो डिवरीज, जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के थे एरिक वॉन शेरमैक। तो ये तीन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नव मेंडलवाद की स्थापना की। ध्यान देना, नव मेंडलवाद किसने दिया, तो इन तीन वैज्ञानिकों ने दिया। और मेंडलवाद किसने दिया, मेंडल द्वारा। अब एक जो पिछले लेक्चर से पहले के लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 8 में एक गलती रह गई थी, वो मैं सुधारना चाहता हूं। देखो भाई बच्चों, हालांकि मैंने कमेंट कर दिया था उस टाइम, सबको सूचित कर दिया था कि एक गलती रह गई है। क्या थी वो गलती? जैसे हमने 16 डिब्बे बनाए थे, तो यहां पर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, यहां पर भी स्मॉल आर, स्मॉल वाई था, और यहां पर क्या बना था, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। मैंने गलती से कुछ और लिख दिया था, ध्यान नहीं है, शायद गोल लिख दिया था, लेकिन ये गोल नहीं, ये झुर्रीदार और हरा है। कैसा है? झुर्रीदार हरा है। इसको सुधारने की जरूरत है अगर गलत कर दिया है तो। कैसा है? झुर्रीदार हरा। तो देखिए ये है हमारे मेंडलवाद, जो बीच में मैंने छोड़ दिया था।
छोड़ा नहीं था, वैसे छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं, इसको सही कर लें। और मेंडलवाद को नव मेंडलवाद किसने दिया, इसको याद रखना है। 3 वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के ह्यूगो डे व्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरन्स, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक। अब क्या पढ़ना है, अगले लेक्चर में हम उत्परिवर्तन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।